बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि 2024 में ही हुआ पेपर है, नर्सिंग का पेपर है। जिन भी लोगों ने पेपर दिया होगा उनके पास रहा होगा, लेकिन जो अपकमिंग टाइम में SGPGI या फिर UPUMS के लिए या फिर यूपी में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई अदर नर्सिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये पेपर उनके लिए रामबाण की तरह साबित होने वाला है, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो। क्योंकि इसी तरीके से जो CBT बेस्ड एग्ज़ाम होने हैं आपके अपकमिंग टाइम में, चाहे आप NVS का पेपर ले लें, DSSB का ले लें, जिनकी अभी डेट कंफर्म, NVS की डेट कंफर्म है, DSSB की अभी नहीं है। और 7 तारीख को आई थिंक जिनका नॉर्सेट का पेपर है उनके लिए भी, तो ये पेपर सब लोग देख सकते हैं। मैंने स्मॉलली एक चेंज किया है कि यहाँ पे जो आंसर आपके शो हो रहे हैं, जो मैं अब आपको दूसरा फॉर्मेट लाने वाली हूँ, पूरा ब्लैक रहेगा, डार्क, जिससे आप आंसर आपको विजिबल नहीं होंगे और आप आंसरिंग कर सकते हैं। तो जो भी लोग ये पेपर देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आज आपको MP की आंसर की भी अपडेट कर दी जाएंगी रात तक चैनल पर, क्योंकि आज आपकी आंसर की ऑफिशियल अनाउंस हो जाएंगी। तो जो भी लोग पेपर दे के आए उनको तो मिल जाएंगी, लेकिन जो अलग अलग शिफ्ट वाइज लोग पेपर देते हैं तो उनके लिए भी यदि आंसर की देखना इजी रहेगा तो उसके लिए भी आपको इवनिंग तक वेट करना पड़ेगा। आज आपकी आंसर की लेकिन आ जाएगी। तो यहाँ पे आज जो पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, इस पेपर में आपका नर्सिंग सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्लास में एंड तक ज़रूर बने किया है कि जो पूरा आपको जो पूरी चीज़ें आपको क्या थी, ग्रीन और रेड दिख रही थी, उनको मैंने क्या कर दिया है, मैंने उनको यहाँ पे हाइड कर दिया है, जिससे आपको आंसर करना इजी रहेगा और आपको आंसर भी विजिबल नहीं होंगे, तो आप उनको भी मार्क कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर इस पेपर को हमारा सॉल्व करने का एक ही मोटिव है कि जो लोग अपकमिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता चले कि पेपर्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और अभी MP का पेपर हुआ है, तो आज आपको जब आंसर की मैं अपडेट करूँगी तो बता दूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि पेपर्स में से क्वेश्चन आए हैं, किसी को लगा नहीं आए। वो चीज़ हम शाम को डिस्कस करेंगे जब आपकी आंसर की देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सेम एज ना आके इवन ऑप्शंस में से भी क्वेश्चंस आ गए हैं, तो वो आपको यहाँ पे क्या रखना है, दिमाग में रखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है आपका यहाँ पर, इस पेपर की हम बात करेंगे अब। चलिए तो इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वो नीति आयोग को लेके आया था क्वेश्चन है। आई होप आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा हो। हम इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, करेंट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एज पर नीति आयोग। तो ये मैं बता दूं कि जो सेंसस के अलावा SRS डेटा भी रिलीज़ किया जाता है और नीति आयोग की वेबसाइट पे आपको अलग थोड़ा सा डेटा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नीति आयोग है, क्या है, नीति आयोग है। तो यहाँ पर इस नीति आयोग में से जो क्वेश्चन आया था वो था कि मॉर्टेलिटी रेट, इन करेंट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR पूछी गई है। तो यहाँ पर IMR जब पूछी जाती है तो यहाँ पर IMR में आपको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में कितना होता है, जो लाइव बर्थ है उनमें पर 1000 जो बच्चों की डेथ होती है वो यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। और यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा थी लास्ट टाइम तक तो MP में, अभी रिसेंट में आई थिंक UP की हो गई है, बट एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे जहाँ तक याद है MP की है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एज पर नीति आयोग के रिस्क कितनी है, 2024 का ही पेपर है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा डेटा मिलेगा। तो करेंट रेट है जो कितनी है, वो है 30 पर 1000 लाइव बर्थ, और ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं बताई है इन्होंने, पूरे इंडिया की बताई है। किसकी? पूरे इंडिया की। अब नीति आयोग है, क्या है, नीति आयोग है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके चीफ कौन है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो ये यूनियन कैबिनेट मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री के तहत क्या करेगा, काम करेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। यहाँ पे आप याद रखें, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में। इसके चीफ होते हैं देश के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इसके चेयरमैन हैं, जो कंसीडर किए जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री कौन है, वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर अब नीति आयोग से आपको, यदि आप नेक्स्ट पेपर देते हैं तो नीति आयोग से आपको MMR भी पूछ सकते हैं। क्या है? नीति आयोग के थ्रू जो MMR है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी पूछ सकते हैं।
या फिर कुछ और पूछ सकते हैं। तो नीति आयोग से रिलेट करते हुए SRS का डेटा आपको पता करना है या सेंसस का, तो इसके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट होती है कौन सी? इसी की गवर्नमेंट वेबसाइट। नीति आयोग से रिलेट करता हुआ डेटा आपको सबसे अच्छा डेटा कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आप वेबसाइट पे जाएंगे तब नीति आयोग की, वहाँ पे। क्लियर है? तो इतना याद रखें। नेक्स्ट पेपर यदि आपका होता है तो IMR की जगह MMR पूछ सकते हैं, अंडर 5 पूछ सकते हैं या फिर मॉर्बिडिटी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, क्वेश्चन है हमारा, अ पेशेंट इज एंट्रेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोसिस ऑफ अल्कोहल विथड्रॉवल सिंड्रोम। What body organs should the nurse teach the patient will be protected by the ingestion of a high calorie diet fortified with vitamins? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा है मरीज हॉस्पिटल पहुँचा है, उसको डायग्नोस क्या हुआ है? अल्कोहल विथड्रॉवल सिंड्रोम। पहले शराब पीता था लेकिन उसने स्टॉप कर दी, तो उसके बाद उसकी बॉडी में जो प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी वो। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट में कहा गया कि व्हाट बॉडी ऑर्गन शुड द नर्स टीच द पेशेंट विल बी प्रोटेक्टेड बाय द इंजेक्शन ऑफ हाई कैलोरी डाइट फोर्टिफाइड विद विटामिन्स। अब आपको कौन से ऑर्गन के लिए प्रोटेक्ट करना है? कौन से ऑर्गन के लिए प्रोटेक्ट करना है? जिसके जैसे कि आप कोई भी हाई कैलोरी डाइट लेते हैं जो विथ फोर्टिफाइड विटामिन्स को, फोर्टिफाइड्स का मतलब है यहाँ पर कुछ एक तरीके से हमें कह सकते हैं, एक होता है फोर्टिफिकेशन, दूसरा होता है एडल्ट्रेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है अच्छी चीज़ों को मिलाना। क्या है? अच्छी चीज़ों को मिलाना। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो आपको कौन सा ऑर्गन है, क्या है, जो आपका कौन सा ऑर्गन है जिसको आपको बचाना है, तो शराब पीने वालों में सबसे कॉमन कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? ऑप्शन में लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज या फिर एड्रिनल। तो यदि आप शराब पीते हैं तो सबसे ज़्यादा डैमेज होने का चांस कौन सा ऑर्गन होगा? लीवर। क्या होगा? लीवर। तो यहाँ पे आपको बचाना किस ऑर्गन को है? क्योंकि उसने शराब छोड़ दी तो विथड्रॉवल सिम्टम कॉमन सी बात है, देखने को मिलेंगे। शराब क्या आप चाय पीते हो और एक दिन सुबह से चाय ना पिए तो आपका सिर भारी होगा। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि वो एक निकोटिन का इफेक्ट होता है अपने अंदर, सॉरी वो कैफीन का इफेक्ट होता है जो लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तो यहाँ पर निकोटिन का जो सिगरेट वाले हैं उनको होता है, लेकिन जैसे ही अल्कोहल वाले हैं उनकी शराब छुड़वा दी जाए तो उनको विथड्रॉवल सिम्टम होते हैं। हाथ पैर में ट्रिमर्स होगा, झटके टाइप से लगेंगे, हाथ पैर में वीकनेस फील करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑर्गन सबसे पहले ख़राब होता है शराब पीने वालों का, वो क्या होता है? लीवर। क्या होगा? लीवर। नेक्स्ट वन, एज अ नर्स व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन इफ मदर कंप्लेन ऑफ इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी ऑफ 2 days ओल्ड? बॉडी टेम्परेचर व एक्जिला 100.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो जो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है तो कितना होता है? 98.6। कितना होगा? 98.6। अब यहाँ पर 98.6 होगा, लेकिन 2 दिन का बच्चा है, कह रही है माँ कह रही है कि क्या है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ 100.6 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एडमिनिस्टर पैरासीटामोल ड्रॉप्स, असेस द फीडिंग पैटर्न, डू द टैपिड स्पंजिंग या फिर इन्फॉर्म द पीडियाट्रिशियन। यहाँ पे आप क्या करेंगे? जनरली 98.6 नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। बच्चे का यदि 100.6 फ़ारेनहीट है और बच्चे में आप तुरंत पैरासीटामोल यहाँ पे एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं उनका कंपेयर टू थोड़े बड़े लोगों के बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है। 2 दिन का बच्चा है, उसको गर्माहट की ज़रूरत है। क्या है? गर्माहट की ज़रूरत है। आप उसको 98.6 पर स्टॉप नहीं कर सकते, वो थोड़ा गर्माहट ज़रूरी है, हाइपोथर्मिया से बचाना है। यदि आपने पैरासीटामोल ड्रॉप दी तो हो सकता है टेम्परेचर डाउन हो जाए। तो ऐसे केस में आपको बच्चे का जो फीडिंग पैटर्न है वो पहले चेक करना है। क्या करना है? फर्स्ट एक्शन आपका क्या होगा? उसका फीडिंग पैटर्न चेक करेंगे। आप क्या करेंगे? फीडिंग पैटर्न चेक करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन शुड द कोविड-19 वैक्सीन बी गिवन टू अ प्रेग्नेंट वूमन? यदि माँ प्रेग्नेंट है, यदि कोई वूमन प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन कब देंगे? कोविड-19 वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू प्रेग्नेंट वूमेन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोविड-19 वैक्सीनेशन कैन बी स्टार्टेड एट एनी टाइम। सी शुड बी वैक्सीनेटेड सून आफ्टर डिलीवरी या फिर नन ऑफ द अबव।
तो जब कोविड-19 की वैक्सीन लगना स्टार्ट हुई थी उस टाइम में डॉक्टर को थोड़ी झिझक थी, लेकिन आफ्टर दैट जब रिसर्च हुई, सब चीज़ें क्लियर हुई, तो कोविड-19 वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी लगने लगी, चाहे कोई सा भी ट्राइमेस्टर चल रहा हो, क्योंकि ये बच्चे को हार्म नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्टार्ट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर कोविड-19 का जो टीका है, वैक्सीनेशन है, वो प्रेग्नेंट लेडी को लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन, when preparing a child of 4 years for a procedure which method is most appropriate the nurse। तो यदि जब आप किसी 4 साल के बच्चे को किसी भी प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे? allowing the child to watch another child undergoing the procedure, showing the picture of procedure, talking to child and explaining in simple terms, preparing child with play by using doll and toy medical equipment। क्या करेंगे आप? यदि आपको 4 साल के बच्चे को, मान लीजिए कि इंजेक्शन लगाना है, 4 ईयर का बच्चा है, तो आप क्या करेंगे? 4 ईयर के बच्चे में यदि हम बात करें तो आपको क्या करना है कि बच्चे को एज इन जो ऑप्शन दिए गए हैं माँ बाप को, तो आप बच्चे के समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर, बट बच्चे को भी आप, यदि 4 साल के बच्चे हैं, आजकल 2 साल के बच्चे इंजेक्शन के नाम से दौड़ लगा देते हैं, लेकिन जब बच्चा 4 साल का है, थोड़ा बहुत समझदार होगा ही, तो आप उसको कुछ सिंपल लैंग्वेज में उस मेडिकेशन या उस प्रोसीजर के बारे में बता सकते हैं कि यदि आपको इंजेक्शन लगना है तो उससे कुछ नहीं होगा, चींटी जैसे काटेगी, बस वो ठीक हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बच्चे को क्या करना है? प्रोसीजर को बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाना है। नेक्स्ट वन, कुबलर-रॉस 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेथ एंड डाइंग। ये तो भैया हर एक एग्जाम में आती है, चाहे CHO का देख लो, NHM का देख लो। कुबलर-रॉस की जो 5 सक्सेसिव स्टेज है उसमें होता क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताती हूँ। डिनाइल होगा, पहले क्या होगा? डिनाइल, फिर गुस्सा आएगी, फिर बार्गेनिंग होगी, फिर मरीज क्या होगा? डिप्रेस्ड होगा, एट द एंड क्या कर जाएगा? एक्सेप्ट कर जाएगा। डिनाइल, मान लीजिए आपको किसी ने बता दिया, आपको किसी ने बताया कि आज आपका CHO का रिजल्ट आया है, साइबर कैफ़े में आपने जाके चेक किया और वो कहता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप हाफ मार्क्स से रह गए हैं। मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, एज अ एग्जाम्पल बता रही हूँ। यहाँ पर तो आप पहले तो क्या करेंगे? डिनाई करेंगे कि नहीं, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, ये नहीं हो सकता। दूसरा, आपको गुस्सा आएगी। तीसरे में आप सोचेंगे कि थोड़ा बहुत और पढ़ लिया होता तो हो सकता निकल जाएंगे। चौथे में तो आप 1-2 दिन तो सैड रहेंगे, ये कॉमन बात है। फिर एट द एंड आप एक्सेप्ट करेंगे, 1 वीक लग जाएगा आपको सब चीज़ों को सोचने में। 1 वीक में एट द एंड आप एक्सेप्ट करेंगे कि अब मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी। तो यहाँ पे क्या हो गई? पूरी स्टेज हो गई। तो डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। आंसर क्या होगा आपका? 3rd। नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड डोज ऑफ टेबलेट्स गिवन फॉर पेशेंट विथ चेस्ट पेन आर। चेस्ट पेन हो रहा है किसी मरीज को, क्या हो रहा है? चेस्ट पेन हो रहा है, तो यहाँ पर आप उसको कौन सी मेडिकेशन का एक स्टैंडर्ड डोज देंगे? ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में क्या है? डिस्प्रिन, एटोरवेस्टेटिन, क्लोपिडोग्रेल। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन दी गई, जब आपको इनके बारे में पता होगा तब आप इजीली बता पाएंगे। डिस्प्रिन क्या है? डिस्प्रिन जो कि यहाँ पर एज अ माइल्ड हेडेक वगैरह को ट्रीट करने में तो की ही जाती है, लेकिन डिस्प्रिन और एस्प्रिन ये दोनों क्या है? सेम है। ये क्यों दी जाती हैं? एस्प्रिन, डिस्प्रिन आपको पता होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं जब आपको ज़्यादा सिरदर्द वगैरह हो रहा हो तो एस्प्रिन डिस्प्रिन की जगह आप क्या प्रेफर करें? पैरासीटामॉल प्रेफर करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर जो एस्प्रिन है, क्या है? एस्प्रिन टैबलेट यहाँ पे आपको देनी है। तो इस एस्प्रिन के लिए आप जब देते हैं तो चेस्ट पेन हो रहा है, स्टैटिन दी जा रही है। स्टैटिन क्यों दिए जाते हैं? यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो उसको घोलने के लिए। तो एट्रोवेस्टेट, स्टैटिन वर्ड जुड़ जाए, जब भी याद रखना है आपको, स्टैटिन वर्ड जुड़ जाए तो जो हाई ग्लिसरॉइड लेवल है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसके लिए। नेक्स्ट मेडिसिन यहाँ पे क्या है आपको? वो है आपकी क्लोपिडोग्रेल। क्या है? क्लोपिडोग्रेल जो मेडिकेशन है यहाँ पर, तो ये मेडिसिन क्यों दी जाती है? एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है। अब यहाँ पर आपको जब देनी है, एक है
पेन के लिए डिस्प्रिन और एस्प्रिन यहाँ पे हो सकती है। क्लोपिडेग्रॉल 80 mg यहाँ पे दी जाएगी, सॉरी स्टेटन 80 mg दी जाएगी, क्लोपिडेग्रॉल 300 mg होगी, और जो डिस्प्रिन और एस्प्रिन है यहाँ पर 325 mg होगी। ये करेक्ट डोज होगा किसके लिए, चेस्ट पेन के मरीज के लिए। स्टैंडर्ड डोज याद रखें, आप किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। एटोरवैस्टेटिन, स्टेटिन जुड़े मतलब जो स्टेटिन वाली मेडिकेशन है सभी किसके लिए यूज़ की जाती हैं, ये मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल आपकी आर्टरीज में बढ़ा हुआ हो तो उसको कम करने के लिए, फ्लश करने के लिए। क्लोपिडेग्रॉल एंटीप्लेटलेट ड्रग है। डिस्प्रिन जनरली कोई भी पेन हो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो सही डोज यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्रिन 325 mg, एटोरवैस्टेटिन 80 mg, क्लोपिडेग्रॉल 300 mg। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट इज शेड्यूल्ड टू हैव अ थायरॉयडेक्टोमी, थायराइड पूरी ग्लैंड रिमूव की जानी है। विच मेडिकेशन द नर्स एंटिसिपेट द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज द साइज एंड वैस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड बिफोर द सर्जरी। कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी थायराइड ग्लैंड के यहाँ पर जो वैस्कुलरिटी है और जो साइज है उसको घटाने के लिए सर्जरी के पहले? वैसोप्रेसिन, प्रोपेलथायोयूरेसिल, पोटेशियम आयोडाइड या फिर लिवोथायरॉक्सिन। कौन सी ड्रग दी जाएगी? ये सभी यूज़ की जाती हैं, सभी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन बिफोर द सर्जरी कौन सी मेडिकेशन देंगे थायराइडेक्टोमी के पहले, ताकि जो वैस्कुलराइजेशन है और साइज है उसको घटाया जा सके। तो उसके लिए जो ड्रग दी जाएगी वो होगी पोटेशियम आयोडाइड। कौन सी? पोटेशियम आयोडाइड। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन नए नए लग रहे होंगे तो आप उनको नोट भी कर सकते हैं कि यदि थायराइडेक्टोमी सर्जरी होनी है तो बिफोर सर्जरी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी साइज और वैस्कुलरिटी है उसको कम करने के लिए ड्रग देनी हो, क्या होगी? वो होगी पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट इज कार्डियक आउटपुट रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के कितने टाइम के बाद कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो सकती है? डिलीवरी के कितने दिनों के बाद कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो सकती है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 45 दिन। कार्डियक आउटपुट क्या होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, घटती है कि बढ़ती है? तो यहाँ पर उसके जो नॉर्मल लाने के लिए क्या है, नॉर्मल लाने में कितना टाइम लग जाता है? एटलीस्ट 10 दिन का। क्यों? क्योंकि इस दौरान इनिशियल 10 डेज तक तो क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। इसको क्या कहा जाता है? लोचिया। आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो क्या कहलाता है? लोचिया। उसमें होता है रूब्रस, रोसा, अल्बा। अब यहाँ पर एटलीस्ट 10 दिनों का टाइम लग जाता है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट लाने में। नेक्स्ट वन, वायरस इन कंप्यूटर जार्गोन स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर कंप्यूटर में आप जब वायरस वगैरह होते हैं तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, क्या है? जार्गोन। क्या कहेंगे आप इसको? जार्गोन। तो यहाँ पर जो जार्गोन वर्ड है इसका मतलब है क्या? जार्गोन का मतलब यहाँ पर है क्या? टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, तो इसका मतलब होगा क्या? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। जार्गोन का मतलब यहाँ पर क्या है? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। तो यहाँ पर जो वायरस का फुल फॉर्म पूछा है, कंप्यूटर जार्गोन, जो यहाँ पर वायरस इन कंप्यूटर। आप जब भी कंप्यूटर आप अपना ओपन करें या कुछ भी करते हैं तो कभी कभी पॉपअप विंडो यहाँ पे साइड में शो होने लगती है। मोबाइल में भी आप कोई अलग वेबसाइट पे निकल गए तो वहाँ पे भी आपको दिखाएगा कि वायरस है। तो यहाँ पर वायरस इन कंप्यूटर जार्गोन स्टैंड फॉर, कंप्यूटर में जो वायरस का फुल फॉर्म पूछा है तो ये आपका वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। क्या है? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज लीगली टर्म्ड एज। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को क्या कहा जाता है? क्राइम, माल प्रैक्टिस, असॉल्ट या फिर स्लैंडर। क्या कहेंगे आप? प्रोफेशनल, जो आप एज अ नर्स काम करते हैं, कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं हॉस्पिटल में, किसी को गलत मेडिकेशन लगा दें, कुछ भी कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा माल प्रैक्टिस। क्या होगी? माल प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। आत्महत्या की थैली। इनमें से कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम।
ग्रेवयार्ड तो कहा जाता है आरबीसी को, सॉरी ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। अब यहाँ पर सुसाइडल बैग की बात की और ऑर्गन नहीं, ऑर्गेनेल्स है, तो वो होगा यहाँ पर क्या, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग। नेक्स्ट वन, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द नर्सिंग केयर ऑफ एन इन्फेंट विथ इंक्रीजिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर। यदि 1 साल से कम उम्र का बच्चा है, क्या है, 1 साल से कम उम्र का बच्चा है, आईसीपी बढ़ा हुआ है उसका, तो यहाँ पर एज अ नर्स आप कैसे केयर करेंगे। वेट डेली बिफोर फीडिंग, एलिवेट द हेड हायर देन द हिप, चेक द रिफ्लेक्सेस एट रेगुलर इंटरवल, मॉनिटर अलर्टनेस विथ फ्रिक्वेंट स्टिमुलेशन। तो यदि इन्फेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है और ये आईसीपी बढ़ने का रीज़न हाइड्रोसेफेलस हो सकता है या फिर कुछ मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो यहाँ पर आप जो आईसीपी बढ़ा हुआ है तो कैसे मैनेज करेंगे, एलिवेट द हेड हायर देन द हिप। क्या है, हेड हायर देन द हिप है जो एलिवेट करके रखेंगे। नेक्स्ट वन, हाउ कैन अ नर्स बेस्ट इवालुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ अ पेशेंट। तो इवालुएशन को यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस में एज अ नर्स आप कैसे पता चलेगा कि आपने उसको कोई प्रोसीजर समझाया, उसको समझ में आया, पेशेंट के फीडबैक से, मेडिकल असेसमेंट से, हेल्थ केयर टीम के कॉन्फ्रेंसेस से या फिर पेशेंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से। यदि आप किसी मरीज़ से बात करते हैं एज अ नर्स, आप हॉस्पिटल में जब डेटा ही कलेक्ट करते हैं, आपने उसको कोई चीज़ बताई, जब इवालुएशन की बात आती है तो पता कैसे चलेगा, उसके फीडबैक से। कैसे, फीडबैक से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पेशेंट फीडबैक। वो रिस्पॉन्ड करेगा आपकी बातों को लेके तो समझ में आएगा कि उसको यस आपने जो चीज़ समझाई है वो समझ में आई है। नेक्स्ट इज, अ पेशेंट इज टू हैव गैस्ट्रिक लेवाज। एक होता है गैस्ट्रिक गैवाज, मतलब कुछ दिया जाना, एक होता है लेवाज। इन द पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द पेशेंट व्हेन द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज बीइंग इंसर्टेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि गैस्ट्रिक लेवाज किया जाना है तो जो एनजी ट्यूब है, एनजी ट्यूब है यहाँ पर किस पोजीशन में लिटा के आप मरीज को इंसर्ट करेंगे, सुपाइन, मिड फॉलोअर, हाई फॉलोअर या फिर ट्रेंड लाइन वर्ग। कैसे आप यहाँ पे मेज़र करेंगे, सॉरी कैसे आप इंसर्ट करेंगे, मेज़र करने की प्रोसेस अलग होती है। नोज टू ईयर लोब टू एक्सीफेस्टर्नम एंड आफ्टर दैट चेस्ट एक्सरे किया जाता है इंसर्ट करने के बाद, कंफर्म करने के लिए गई है प्रॉपर या नहीं। तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के लिए यहाँ पर गैस्ट्रिक लेवाज किया जाना है, तो गैस्ट्रिक लेवाज में एनजी ट्यूब के लिए जो पोजीशन अपनाई जाती है वो होती है हाई फॉलोअर या फिर हाई सिटिंग पोजीशन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज, नर्सिंग अभ्यास में पूरी तरीके से अनुरक्षित करने के संबंध में एक नर्स के द्वारा की गई गतिविधि क्या है। नर्सिंग अभ्यास में मतलब जो आपकी पूरी नर्सिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पर एक सही तरीके से किया गया है यहाँ पर काम कौन सा है। पंप की सेटिंग में परिवर्तन करने के बारे में दूसरी नर्स से पूछना, नियमित रूप से यूनिट कर्मचारी बैठकों में भाग लेना, व्यवसायी नर्सिंग परिषद में सदस्यों के नाते भाग लेना, प्रमाणीकरण परीक्षा के लिए तैयारी में समीक्षा पाठ्यक्रम में भाग लेना। तो आपका जो पूरी नर्सिंग है आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सही तरीके से अपना काम किया है या नहीं, तो वो पता चलेगा जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे। प्रमाणीकरण परीक्षा के लिए तैयारी में समीक्षा पाठ्यक्रम में भाग लेना। नेक्स्ट वन, एवरेज टेम्परेचर इन रेक्टल एरिया। तो रेक्टल एरिया का टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्शन में है यहाँ पर 97.7, 98.6, 99.5 या फिर 99.5। एज कम्पेयर टू एक्सिलरी और रेक्टल में 0.5 to 1 तक का डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन रेक्टल के लिए कोर टेम्परेचर भी कहा जाता है। यदि आपका एक्सिलरी रूट से टेम्परेचर आता है 98.6 तो 99 के अबव जाएगा रेक्टल एरिया से जब चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 1 पॉइंट तक ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, 99.5 डिग्री फ़ारेनहीट, क्योंकि रेक्टल है जो एक बॉडी का कोर टेम्परेचर बताता है। क्या है, कोर टेम्परेचर बताएगा एक्सिलरी के कंपेयर में या टेम्पोरल के कंपेयर में। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। तो ये देखिए क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है
कौन से ऑर्गन है उसको सेल्स का सुसाइडल बैग कहा जाता है, हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से आ गया तो सेम आंसर वही होगा, लाइसोसोम। पावर हाउस कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, सुसाइडल बैग कहा जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। तो नर्सिंग प्रैक्टिस का पूरी जो प्रोसेस होते हैं वो फर्स्ट होता है असेसमेंट, दूसरा होता है डायग्नोस्टिक, तीसरा होता है आउटकम आइडेंटिफिकेशन, मतलब यहाँ पर फिर चौथा आता है आपकी प्लानिंग और पांचवा आता है इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट आता है इवैल्यूएशन। नर्सिंग प्रैक्टिस की जो स्टैंडर्ड प्रोसेस में क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी, असेसमेंट, डायग्नोसिस, आउटकम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वन, विच क्लिनिकल इंडिकेटर इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन कलेक्टिंग हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट विद कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर मरीज का जब आप क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, यदि उसको मरीज को क्या हुआ, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की कंडीशन है, तो यहाँ पे आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, सिनकोप, हेडेक, टैकीकार्डिया या फिर हेमीपैरेसिस। क्या चेक करेंगे, हेमीपैरेसिस का मतलब होता है एक साइड है जो पैरालाइज टाइप से होना, टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का 100 से भी ज़्यादा जाना, हेडेक मतलब सिरदर्द, सिंकोप मतलब बेहोशी टाइप की फील होना। तो यहाँ पर जो आपको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के मरीज में जो सिम्टम होगा वो क्या होगा, वो होगा सिंकोप। क्या होगा, सिंकोप। हेमीपैरेसिस फील होगा जब ब्रेन स्ट्रोक आया हो या इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हुई हो। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स बॉडी गेट वीकर इन स्पेस। तो जो स्पेस में जाते हैं, कहाँ, स्पेस में, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उनके कौन सा बॉडी का पार्ट वीक हो जाता है, लेग, ब्रेन, मसल्स या फिर हैंड। तो उनकी मसल्स वीक हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि स्पेस में उनको एक ही जगह रहना है, लेग, ब्रेन, हैंड तो प्रॉपर चलेंगे लेकिन मसल्स वीक होने का डर ज़्यादा रहता है। इसीलिए जब भी स्पेस से जो एस्ट्रोनॉट्स या फिर जो भी स्पेस क्राफ्ट के थ्रू गए हों, उनको जब भी वो बाहर आते हैं स्पेस क्राफ्ट से, तो उनको एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, a patient with acute renal failure has a serum potassium level 7 MEq per liter. The duty nurse priority for this patient is to assess. नॉर्मल कितना होता है सीरम पोटेशियम, नॉर्मल पता होगा जब आपको ये पता चलेगा कि यदि मरीज का जो पोटेशियम लेवल कितना है 7 MEq, क्या है 7 MEq है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं नॉर्मल की तो होता है 3.5 to 5.5 तक, मतलब ये क्या है, सीरम पोटेशियम लेवल ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे क्या चेक करेंगे, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ECG, मेंटल स्टेटस या फिर ब्लड प्रेशर। ऐसे केस में आप मरीज की ECG चेक करेंगे, क्या करेंगे, ECG चेक करेंगे। यूरिन स्पेसिफिक तो जब चेक करेंगे जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता, पोटेशियम का लेवल बढ़ा है या सोडियम का, तब हमेशा चेक की जाएगी ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट वन, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड बाय विच ग्लैंड। तो हमारे शरीर में कैल्शियम का रेगुलेशन कौन करता है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी या फिर A एंड B। तो थायराइड भी करती है और पैराथायराइड भी करती है, दोनों करेंगी, मोस्टली करती है पैराथायराइड, लेकिन कुछ हद तक कौन भी करेगा, थायराइड भी हेल्प करती है। तो आंसर होगा आपका क्या है यहाँ पर, D। नेक्स्ट वन इज, a nurse is assessing the leg of patient with history of chronic venous insufficiency. What physiologic changes should a nurse conclude are the result of the disease? तो यहाँ पर एज अ नर्स आप हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी वाले मरीज की, क्या फिजियोलॉजिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, स्टैटिक अल्सर, नेक्रोटिक टिश्यू, काइमोटिक एरिया या फिर डिमिनाइज्ड पल्स, क्या देखने को मिलेगा। तो यदि वीनस इनसफिशियंसी वाला पेशेंट है तो जो देखने को मिलेगा उसमें वो क्या होगा, स्टैटिक अल्सर। क्या होगा, स्टैटिक अल्सर। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट। सभी स्पीच के तरीके हैं बोलने के किसी एक को छोड़कर, सिमाइल, मेटाफोर, प्रीपोजिशन, पर्सोनिफिकेशन। स्पीच के फिगर ऑफ टाइप है, क्या है, लेकिन एक को छोड़कर तो होगा प्रीपोजिशन।
क्या होगा? प्रीपोजिशन, बाकी सब है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वायरस स्प्रेड एंड इन्फेक्शन। तो वायरस को स्प्रेड होने के लिए सबसे कॉमन क्या जरूरी है? एज, सेक्स, ट्रैवल या फिर इकोनॉमिक स्टेटस। वायरस यदि स्प्रेड होना है कहीं पर भी तो वो होगा ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह। डिपेंड एज, सेक्स तो इतना डिपेंड नहीं करेगा, एज करती है जनरली, लेकिन यहाँ पर जब ट्रैवलिंग हो मतलब वायरस को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा योगदान करेगा। जैसे कोविड का वायरस फैला था वैसे ही यहाँ पर क्या होगा आपका? ट्रैवलिंग। नेक्स्ट वन, इन ECG QRS complex is -30 degree to -60 degree left axis deviation. This is seen in। तो ECG में QRS कॉम्प्लेक्स क्या है? लेफ्ट एक्सिस डेविएट है, तो यहाँ पर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या फिर लेफ्ट आर्टरियल इनलार्जमेंट। क्या होगा यहाँ पर? तो ये होगा यहाँ पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जिसमें QRS कॉम्प्लेक्स एलिवेट रहेगा। नेक्स्ट वन, इन द ECG द, अब यहाँ पे आपको देखिए एज एन राजस्थान जैसे क्वेश्चन है, बताना है कि सही क्या है। कहा गया है कि T wave is due to ventricular repolarization, QRS complex follows the onset of ventricular depolarization, PR interval denote AV delay या फिर RT interval related to ventricular action potential duration। ECG से क्वेश्चन है आपको, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? चारों सही है, ये फर्स्ट या फोर्थ सही है, फर्स्ट, थर्ड या फिर 1 2 3 सही है, कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि ये सभी सही है। QR इंटरवल AV डिले को डिनोट करेगा, RT वेंट्रिकुलर एक्शन और पोटेंशियल ड्यूरेशन को, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, T वेव होगा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के कारण। अब जिसने पढ़ा होगा तो उससे बन जाएगा, इससे नहीं पढ़ा होगा उससे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो वो एक ही है हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड, कौन सी है? तो वह पिट्यूटरी, क्योंकि दूसरे ग्लैंड की फंक्शनिंग को भी मैनेज करने का काम करती है। तो आंसर क्या होगा आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड आपकी स्लीप साइकिल के लिए ज़रूरी है। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर रहेंगी उसके लिए है। थायराइड आपके नेक के यहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो आपकी T3 T4 TSH हार्मोन को कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, रिलीज करेगी। लेकिन इन सभी के काम को मैनेज करने का काम एक ग्रंथि करती है जो कहलाती है मास्टर ग्लैंड, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन, द पर्पस ऑफ पार्टोग्राफ इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पार्टोग्राफ के पर्पस सभी, किसी एक को छोड़कर। पार्टोग्राफ कब यूज़ किया जाता है? लेबर के टाइम पर, बताना है किसी एक को छोड़कर। तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर पता चलेगी, फीटल की वेलबींग पता चलेगी, स्टेज ऑफ लेबर पता चलेगी, लेकिन PPH क्योंकि आफ्टर डिलीवरी यूज़ नहीं किया जाएगा पार्टोग्राफ में, होगा ऑनसेट ऑफ लेबर के टाइम पर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? C, टू प्रेडिक्ट पोस्टपार्टम हेमरेज। ये काम पार्टोग्राफ में नहीं होगा। बाकी लेबर की मॉनिटरिंग होगी, मतलब कितनी प्रोग्रेस, कितना डायलिटेशन हो गया, ये सब पता चलेगा। फीटल वेलबींग पता चलेगी, स्टेज ऑफ लेबर कौन सी वो पता चलेगा। Next one, a 4-month infant is brought to healthcare unit. A nurse identifies an area of infant's head for dehydration. Which is the area she sees? तो यहाँ पर 4 महीने का बच्चा इन्फेंट हॉस्पिटल लाया गया है। तो एज अ नर्स आप डिहाइड्रेशन के लिए हेड का कौन सा हिस्सा चेक करेंगे? फोरहेड, एंटीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल या फिर ऑक्सीपिट, क्या चेक करेंगे? तो बच्चों में डिहाइड्रेशन के टाइम पर भी एंटीरियर फॉन्टेनल बल्ज हो जाते हैं, मतलब माथा आगे की तरफ लटका हुआ सा दिखेगा, तो वो क्या कहलाएगा? एंटीरियर फॉन्टेनल। क्या होगा? एंटीरियर फॉन्टेनल को आप चेक करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ कंगारू मदर केयर एक्सेप्ट। कंगारू मदर केयर सबने पढ़ी है, सभी प्रिंसिपल है किसी एक को छोड़कर। स्पेशल वे ऑफ केयरिंग ओबीज बेबी, इनके लिए ज़रूरी ही नहीं है। एक्सरसाइज, ब्रेस्ट मिल्क फीड्स, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेंट
एंड मदर और पेरेंट अर्ली डिस्चार्ज विथ कंटिन्यूड KMC। सब कुछ सही है, लेकिन बच्चे जब लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरी है, ओबीज को ज़रूरी नहीं है। स्पेशल वे ऑफ केयरिंग ओबीज बेबीज़ के लिए नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है किनको है, जिन बच्चों का वजन कम होता है, प्रीटर्म होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट डज इन्फेंट मॉर्टेलिटी मीन। ये देखिए शुरू में पूछा था कितना है, अभी ये क्या है इसका मतलब। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है ऑप्शन में डेथ अंडर 5 ईयर, तो अंडर 5 ईयर जो डेथ है उसी में आएगा, अंडर 5 ईयर मॉर्टेलिटी में। नंबर ऑफ डेथ पर लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन 1 ईयर ऑफ एज, ये आपका सही होगा। क्या होगा? ये आपका सही होगा। नेक्स्ट वन, several patients are entered to the emergency department with brain injuries as a result of automobile accident. The nurse concludes that the patient with injury to which part of brain will likely not survive. यहाँ पर कौन से हिस्से में यदि ब्रेन में इंजरी हुई होगी तो मरीज सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये आपको पता करना है। मिड ब्रेन, मेडुला, पॉन्स ब्रेन या फिर थैलेमस में। तो यदि मरीज क्या है, यदि मरीज के कौन से हिस्से में इंजरी हुई होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्या है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो होगा मेडुला ऑब्लांगेटा, क्योंकि ये आपकी बॉडी के किसको कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को। जब सांसें ही ना रहेंगी, जो सेंटर कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, वो यहाँ पे आपको चेक करना है, वो क्या होगा, मेडुला। क्या है? मेडुला। वाइटल्स जितने भी हों वो मेडुला के थ्रू कंट्रोल होंगे। नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट बताना है, सही कौन सा है। लाइट ब्लू ब्लड सैंपल कलेक्शन ट्यूब इज यूज्ड फॉर इम्यूनोलॉजी इन सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। ये आपके जो ब्लड कलेक्ट करने के लिए जो ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं, किसी में EDT है, किसी में हेपेरिन है, वो वाली ट्यूब है, पर्पल कलर है, रेड है, लाइट ग्रीन है, वो है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे आपको सही बताना है कि कौन सा सही है स्टेटमेंट। दूसरा है रेड कलर ब्लड कलेक्शन ट्यूब इज यूज्ड PT, APT, INR एग्जामिनेशन। या लाइट ग्रीन कलर ब्लड कलेक्शन ट्यूब इज यूज्ड फॉर क्रोमोसोम टेस्टिंग एंड HLA टाइप एग्जामिनेशन। और ग्रे कलर ट्यूब इज यूज्ड फॉर ग्लूकोज एंड लैक्टेट टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो आपका सही स्टेटमेंट होगा, आई थिंक होगा आपका थर्ड एंड फोर्थ। क्या होगा? थर्ड एंड फोर्थ। आंसर जाएगा आपका D। नेक्स्ट इज अ 44-year-old पेशेंट इज अनेबल टू फंक्शन सिंस हर हस्बैंड आस्क्ड फॉर अ डाइवोर्स 2 weeks ago. She is brought to the crisis intervention center by a friend. What type of crisis reflect this situation? तो यहाँ पर 44 साल की लेडी के हस्बैंड उससे अचानक से कहते हैं कि डिवोर्स चाहिए 2 वीक पहले। अब उसको जो क्राइसिस हुआ अचानक से, तो उस लेडी के सिर पे पहाड़ टूट पड़ा। अब यहाँ पर उसके लिए किस तरीके का क्राइसिस होगा, सोशल, सिचुएशनल, मैच्योरेशनल या फिर डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल तब कंसीडर किया जाता है कोई बॉडी से रिलेट करता हुआ होता, ये कहलाएगा सिचुएशनल क्राइसिस। क्या होगा? सिचुएशनल क्राइसिस, क्योंकि पहले वो अच्छी भली थी लेकिन अचानक से बोल दिया कि डिवोर्स होना है या किसी की डेथ हो गई लव्ड वन की, तो जिस कंडीशन है वो उसको क्राइसिस होगा, वो क्या कहलाएगा? सिचुएशनल क्राइसिस। नेक्स्ट वन, एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज एंटरिंग अ patient after automobile accident. Doctor estimate that the patient has lost about 15 to 20% of blood volume. Which assessment findings should the nurse expect this patient to exhibit? तो यहाँ पर यदि 15 से 20% तक ब्लड लॉस हो गया हो एक्सीडेंट के कारण, तो यहाँ पर आपको क्या फाइंडिंग देखने को मिलेंगी? यूरिन आउटपुट 50 mm/h होगा, BP 150 से 90 होगा, एपिकल हार्ट रेट 142 बीट पर मिनट जाएगी, अब रेस्पिरेटरी रेट 16 बीट पर मिनट होगी। ये तो नॉर्मल है 16 पर मिनट। और यदि हम बात करें तो लो होता है जनरली ब्लड लॉस के टाइम पे, BP हाई नहीं होगा, ये भी याद रखना है। यूरिन आउटपुट भी घट जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 142 बीट पर मिनट तक एपिकल हार्ट रेट है जो जा सकती है। Next one, a nurse greets a patient who had been experiencing delusion of prosecution and auditory hallucination by saying, "A good evening.
हाउ आर यू? द पेशेंट हु हैज़ बीन रेफरिंग टू हिमसेल्फ एज मैन आंसर्स द मैन इज़ बैड और व्हाट इज़ द एग्जाम्पल। यदि आपके मरीज को डेल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन है, मतलब यहाँ पर मरीज शकीला टाइप का है, सीधी शब्दों में कहेंगे शकीले टाइप का है, उसको हेलुसिनेट हो रहा है कि किसी ने पूछा कि आप कैसे हो, लेकिन उसने क्या सुना कि ये आदमी खराब है, द मैन इज़ बैड, तो किस टाइप का होगा? ये कहलाएगा डिसोसिएशन। क्या होगा? डिसोसिएशन। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव ड्रग फॉर कार्डियक अरेस्ट इन प्लेस ऑफ एपिनेफ्रिन। यदि एपिनेफ्रिन अवेलेबल नहीं है तो कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हैं कार्डियक अरेस्ट वाले को? अमायोट्रेन इन्फ्यूज़न, एट्रोपिन, एडिनोसिन या फिर हाई डोज वैसोप्रेसर। एडिनोसिन तो नहीं देंगे, ना वैसोप्रेसर देंगे, एपिनेफ्रिन की जगह आप एट्रोपिन है जो दे सकते हैं। क्या है? एपिनेफ्रिन की जगह आप एट्रोपिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज कौन सी होती है? इवाल्यूएशन, असेसमेंट, प्लानिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो नर्सिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है वो होती है असेसमेंट। जब आप मरीज का डेटा कलेक्ट करते हैं, असेस करते हैं, तभी उसके बाद आपको और आगे चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्या होगी? फर्स्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है वो होती है असेसमेंट। उसी असेसमेंट के बेस पे आप डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन ये सब कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, अ डॉक्टर ऑर्डर्स 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड फॉर अ पेशेंट आफ्टर इंटेस्टाइनल सर्जरी। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड। तो यदि किसी मरीज की क्या की जानी, इंटेस्टाइनल सर्जरी की जानी है, होल ब्लड है जो आफ्टर इंटेस्टाइनल सर्जरी के बाद होल ब्लड चाहिए 1 यूनिट, तो यहाँ पर आप कैसे एडमिनिस्टर करेंगे? मेंटेन पैची ऑफ IV कैथेटर डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन, वार्म द ब्लड body temperature to prevent chilling the patient, draw the blood sample from the patient before each unit is transfused, या फिर run the blood at slower rate during the first few minutes of the infusion। हमेशा जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, अभी यहाँ पर मरीज की इंटेस्टाइनल सर्जरी या कोई भी सर्जरी हो, फर्स्ट थिंग आपको रिमेंबर रखना है कि स्टार्टिंग में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने के पहले स्लो रेट में ही इन्फ्यूज़ करना है और उस मरीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि उसको ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन देखने को तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है कि स्लोअर रेट में कुछ मिनटों तक जो ब्लड है बहुत स्लो रेट में इन्फ्यूज़ करना है, ट्रांसफ्यूज़ करना है और मरीज को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट वन, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा रिलीज्ड इन 2 डिफरेंट साइकिल इज कॉल्ड। ये तो क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है और ये आता भी है। यदि 2 ओवा 2 डिफरेंट साइकिल में रिलीज होते हैं तो वो कहलाते हैं सुपरफिटेशन। क्या कहलाएंगे? सुपरफिटेशन। 2 ओवा सेम साइकिल में रिलीज हो जाएं और फर्टिलाइज्ड हो जाएं तो वो क्या कहलाता है? सुपरफिकंडेशन। क्या होगा? सुपरफिकंडेशन। लेकिन 2 ओवा 2 अलग अलग साइकिल में रिलीज होते हैं, जब उनका फर्टिलाइजेशन हो तो कहलाते हैं सुपरफिटेशन, जिसमें एक फीटस होगा 35 हफ्ते का तो दूसरा होगा 36 हफ्ते का। नेक्स्ट वन, डेमोग्राफिक गैप रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन। तो डेमोग्राफिक गैप है किसके बीच का है? 2 सेंसस काउंटिंग के, बर्थ और डेथ रेट के, चाइल्ड टू वुमेन रेशियो के या फिर मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो के। तो डेमोग्राफिक जो गैप होता है वो होता है बर्थ और डेथ रेट के बीच का गैप। क्या है? बर्थ और डेथ रेट के बीच का गैप। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द आइडियल रोलर बैंडेज एप्लीकेशन फॉर बॉडी पार्ट्स वेयर थिकनेस वेरीज सच एज ओवर द फोरआर्म। तो यहाँ पर जो आइडियल बैंडेज होगा वो कौन सा बैंडेज होगा कि थिकनेस कहीं पर ज़्यादा है, सिंपल स्पाइरल होगा, रिवर्स स्पाइरल होगा कि फिगर ऑफ 8 या फिर डाइवर्जेंट स्पाइका। फिगर ऑफ 8 तो जनरली यूज़ किया जाता है चेस्ट के यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर फोरआर्म के लिए पूछा है तो होगा रिवर्स स्पाइरल। क्या होगा? रिवर्स स्पाइरल। नेक्स्ट वन, द मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ रिसेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन कम्युनिटी। तो मलेरिया है जो यदि कम्युनिटी में फैल रहा है तो सेंसिटिव इंडेक्स कौन सा है इसका? स्प्लीन रेट, इन्फेंट पैरासाइट रेट, एनुअल पैरासाइट रेट या फिर स्लाइड पॉजिटिविटी रेट। क्या होगा सेंसिटिव इंडेक्स? तो सेंसिटिव इंडेक्स होगा यहाँ पर इन्फेंट पैरासाइट रेट। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल्स। तो ह्यूमन सेल्स में सबको पता है कि यदि पेयरिंग में पूछते हैं, जब भी पेयरिंग में पूछे जाते हैं तो कितना होगा? 23। कितना होगा?
23। लेकिन जब भी नंबरिंग में पूछे जाए कि नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल्स, इट्स अ 46। कितने? 46 क्रोमोसोम रहेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आई होप आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा हो। पीडीएफ थोड़ी सी ब्लर्ड है बट ये ऑफिशियल है, 2024 की ही है, तो जिनका अपकमिंग पेपर होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन इंसुलिन आर। तो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 46, 23, 51 या फिर 52। अभी तक आपने एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर इंसुलिन में पूछे गए कि इंसुलिन में कितने होंगे, तो इंसुलिन में होते हैं 51। कितने? 51 याद रखना है आपको, नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंसुलिन की बात करें हम तो इंसुलिन आपको डायबिटीज़ से लेके कौन सी सेल रिलीज़ करेगी, हर एक चीज़ इंसुलिन से रिलेट करती हुई पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको प्रॉपर विजिबली हो। अगला क्वेश्चन है, नर्स इज प्लानिंग अ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम अबाउट स्क्रीनिंग फॉर कैंसर। तो एज अ नर्स है जो एक क्या कर रही है, प्लान कर रही है स्क्रीनिंग के लिए। किसकी स्क्रीनिंग के लिए? कैंसर के लिए। व्हाट इन्फॉर्मेशन रिकमेंडेड बाय द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी शुड द नर्स इंक्लूड। तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अकॉर्डिंग कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होना चाहिए? मेमोग्राफी शुड बी परफॉर्म्ड एनुअली आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर फॉर वुमेन। Fecal occult blood testing should be performed yearly beginning at the age of 50 years. Breast self-examination should be performed monthly beginning at the age of 30 year. या फिर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड PSA टेस्टिंग शुड बी डन ईयरली आफ्टर द एज ऑफ 40 फॉर मैन। तो यहाँ पर PSA टेस्टिंग जनरली प्रोस्टेट जो बिनाइन हाइपरट्रॉफी है उसके लिए किया जाता है, तो इसमें जनरली 50 ईयर के बाद ही ये किया जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए 21 ईयर के बाद ही रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा बी, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड ईयरली बिगिनिंग एट द एज ऑफ 50 ईयर। 50 साल के स्टार्टिंग से ही आपको क्या करना है कि हर साल फीकल ऑकल्ट जो ब्लड टेस्टिंग है उसको करवाना है। ईयरली मतलब साल में एक बार। नेक्स्ट है यहाँ पर, a patient in 28-week gestation is receiving labetalol and magnesium sulfate for her pre-eclampsia treatment. On checking her BP, you find that is 86/56 mm of Hg. The most likely cause of this finding is। तो यहाँ पर एक जो पेशेंट है, क्या है? एक पेशेंट है, 28 वीक की प्रेगनेंसी है। लेबेटालॉल क्या है? जहाँ पर भी लॉल जुड़ जाए मतलब है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। और मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया जाता है प्री इक्लेम्सिया के मरीज़ में, ताकि इक्लेम्टिक फिट्स को आप मेंटेन कर सकें, ना आ पाएँ। क्योंकि इक्लेम्सिया में जो इक्लेम्टिक फिट्स हैं वो आ सकती हैं, लेकिन प्री इक्लेम्सिया में एक यही डिफरेंस है जो नहीं होगा। तो बीपी जब आपने चेक किया तो 86/56 हुआ। जनरली प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है? हाई बीपी होता है। लेकिन ये फाइंडिंग है किसके कारण हुई है? फॉल्स बीपी रीडिंग के, एक्सीडेंटल ओवरडोज ऑफ लेबेटालॉल, पेशेंट इज एंजियस आफ्टर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पर जिस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपने मेडिकेशन दी, उसी का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, और वो हो सकती है टॉक्सिसिटी। किसकी? मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी। अदरवाइज बीपी क्या रहता है? प्री इक्लेम्सिया में हाई रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा लो चला जाएगा। ये हो सकता है MgSO4 की टॉक्सिसिटी के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। पेशेंट इतना एंजियस नहीं होगा मेडिकेशन के बाद। और यहाँ पर आप धोखे से तो लेबेटालॉल का डोज ओवरडोज नहीं करेंगे, ना ही बीपी की फॉल्स रीडिंग इतनी ज़्यादा होगी तो 86 की अगर 90 आएगा, 56 की यहाँ 54 होगा या 50 आएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा रीडिंग है जो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अ डॉक्टर ऑर्डर्स अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल endoscopy with a capsule endoscopic device. What should the nurse instruct the client to do? Check the recorder every hour. Avoid eating. करते हैं किसके लिए? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के लिए। विथ अ कैप्सूल एंडोस्कोपिक डिवाइस। What should the nurse instruct the client to do? यदि यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की जानी है किसके थ्रू?
कैप्सूल एंडोस्कोपिक डिवाइस के थ्रू। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्लाइंट को अपने क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर चेक द रिकॉर्डर एवरी आवर, अवॉइड ईटिंग फूड एंड फ्लूइड ड्यूरिंग द टेस्ट, अवॉइड सॉपिंग एंड बेंडिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, swallow the capsule as soon as it is placed in the mouth। कैप्सूल एंडोस्कोपिक डिवाइस क्या है यहाँ पर? कैप्सूल एंडोस्कोपिक डिवाइस का यहाँ पर जो कैप्सूल एंडोस्कोपी की कब जाती है? कैप्सूल एंडोस्कोपी में किया क्या जाएगा कि जो ये टेस्ट है इसमें स्कूप टेस्ट भी इसको आप कह सकते हैं। इसमें एक कैप्सूल दिया जाएगा जो आपको स्वेलो करना होगा। आफ्टर दैट 2 टाइनी कैमरा होंगे, एंडोस्कोपी के थ्रू आप क्या करते, कोई भी चीज़ विजुअलाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करने के लिए एडवाइस दिया जाएगा कि आपको जो स्टूपिंग है यहाँ पर और बेंडिंग है, टेस्ट के दौरान आपको स्टूपिंग और बेंडिंग दोनों नहीं करना है, ना ही झुकना है, क्योंकि आपने जो कैप्सूल लिया है वो बाहर आ सकता है। या फिर हेड को आप है जो आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे और ना ही पीछे की तरफ होंगे, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड आपको यहाँ पे नहीं होना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैप्सूल एंडोस्कोपिक डिवाइस के थ्रू आपका एंडोस्कोपी की जानी है जीआई ट्रैक्ट की, क्या होगी, प्रॉपर रीडिंग आ पाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या कहना है कि अवॉइड स्टॉपिंग एंड बेंडिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, क्योंकि इस दौरान आपने जो कैप्सूल लिया है तो बाहर आ सकता है, और यदि बाहर आता है तो उसके कारण प्रॉपरली जो आपकी रीडिंग आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर वुलन क्लॉथ्स कीप अप वार्म इन विंटर बिकॉज। तो जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, अभी तो हालांकि जो वुलन क्लॉथ्स हैं ठंडियों में पहनते हैं, लेकिन अभी क्या चल रही हैं, गर्मियाँ चल रही हैं, तो ये गर्माते क्यों हैं? इट प्रोडक्ट्स मोर हीट, इट इज़ अ गुड कैरेक्टर ऑफ हीट, इट डज़ नॉट अलाउ हीट फ्रॉम द बॉडी टू एस्केप, या फिर इट डज़ नॉट कूल एयर टू एंटर। तो यहाँ पर जो वुलन क्लॉथ्स हैं हम विंटर में क्यों गर्माहट का काम करते हैं हमारे लिए, क्योंकि हीट को हमारी बॉडी में पर्याप्त हीट है, इतनी हीट है कि प्रॉपर हम जो रह सकते हैं। लेकिन यदि वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं जनरली क्या होती है, हमारी बॉडी से हीट इवापोरेट होती रहती है। लेकिन यहाँ पर जब वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो वही हीट हमारे अंदर ही उन कपड़ों से बाहर नहीं निकल पाती है और हमें ठंडी नहीं लगती है। तो यही रीज़न है वुलन क्लॉथ्स के गर्माने का, कि जो हमारी बॉडी की हीट है उसको एस्केप नहीं होने देती है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ पेशेंट डेवलप चिल्स एंड हेडेक, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज की जा रहा है, अचानक से ठंडी लगने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, क्या करेंगे आप? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एट वंस, कवर द पेशेंट विथ सीट, डिक्रीज द रेट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई द डॉक्टर इमीडिएटली। मैंने हमेशा यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्वेश्चन आता है और कुछ भी उसमें कहा जाए, फर्स्ट थिंग होती है आपको कि जो ट्रांसफ्यूज़न आप कर रहे हैं उसको इमीडिएटली स्टॉप करना है, तुरंत स्टॉप करना है। देन आफ्टर आप फिजिशियन को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि सिर दर्द होने लगा है अचानक से, और चिल्स का मतलब है कि अचानक से कपकपाहट भी हो रही है, तो हमें तुरंत ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। नेक्स्ट वन, डेस्क प्रोवाइडेड विथ टेबल टॉप टू प्रिवेंट नेक प्रॉब्लम्स इन एग्जाम्पल ऑफ। तो डेस्क दी जाएगी ताकि नेक प्रॉब्लम्स को मैनेज किया जा सके। तो किस तरीके का एग्जाम्पल है? प्रिमोर्डियल, प्राइमरी प्रिवेंशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या डिसेबिलिटी लिमिटेशन। ये है प्राइमरी प्रिवेंशन। आप कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, तो आपको सीधा धरती में झुक के नेक बेंड करके ना पढ़ना पड़े, नेक स्ट्रेट रहे आपकी, आपको एक टेबल दी जाती है, डेस्क दी जाती है। तो उसका रीज़न यही है कि आपकी नेक में प्रॉब्लम ना हो। किसी चीज़ को होने के पहले ही आपको प्रिवेंट करना है, मैनेज करना है, तो आएगा आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अ फीमेल पेशेंट इज अपसेट विथ अ डायग्नोसिस ऑफ गोनोरिया एंड आस्क द नर्स, व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट गेटिंग अनदर इन्फेक्शन इन द फ्यूचर। The nurse evaluates that the teaching is understood when the patient states my best protection is to। तो यहाँ पर यदि किसी आपकी फीमेल क्लाइंट को गोनोरिया डायग्नोस होता है, वो नर्स से पूछती है कि अपकमिंग नियर फ्यूचर में मैं क्या करूँ ताकि मुझे कोई और दूसरा इन्फेक्शन ना हो। तो यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि पेशेंट कहता है कि बेस्ट प्रोटेक्शन क्या होगा। डच आफ्टर एवरी इंटरकोर्स,
अवॉइड इंगेजिंग इन सेक्सुअल बिहेवियर, insist that my partner use a condom या फिर use a spermicidal cream during the intercourse। तो यहाँ पर सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि STD होता है तो आप कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर STD को मैनेज करने का काम एक ही डिवाइस कर सकती है और वो है कॉन्डोम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इंसिस्ट दैट माई पार्टनर यूज़ अ कॉन्डोम। माई बेस्ट प्रोटेक्शन इज़ टू इंसिस्ट माई पार्टनर यूज़ अ कॉन्डोम। यहाँ पर क्योंकि गोनोरिया हो चुका है, उसको ऑलरेडी डायग्नोस हुआ है और उसको क्या करना है कि उसको नियर फ्यूचर कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए वो क्या करेगी, पार्टनर को इंसिस्ट कर सकती है कि कॉन्डोम का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि कॉन्डोम एक सबसे बेस्ट चीपेस्ट मेथड है जिसके थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बच सकते हैं। बच्चे पैदा होना ना होना बाद की बात है, लेकिन एट प्रेजेंट जो आपके पार्टनर हैं और आप हैं वो STD से बच सकते हैं। लेकिन जो यदि बच्चों के लिए बात की जाए तो बहुत सारी फिर मेथड है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाने के लिए ओनली एक ही मेथड काम करती है और वो है कॉन्डोम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया। तो इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया का साइन कौन सा नहीं है, परसिस्टेंट फ्रंटल हेडेक, डिमिनाइज्ड यूरिन आउटपुट, रेज्ड बॉडी टेम्परेचर या फिर एपिगैस्ट्रिक पेन। क्या है जो इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया का साइन नहीं है। तो इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हाई BP हो जाना, या फिर इसको प्री एक्लेम्सिया भी आप कह सकते हैं। इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया का मतलब प्री एक्लेम्सिया, और जो नहीं होगा होगा बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, यूरिन आउटपुट भी चेंज प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, हाई BP हो सकता, बट बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द 19 इन कोविड रिफर्स टू। तो कोविड में जो COVID-19 है, इस 19 का मतलब क्या है, देयर आर 19 वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस, देयर आर 19 सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस। द कोरोना वायरस एंड डिसीज इज कॉज वॉज आइडेंटिफाइड 2019 ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओनली 19 नेशन वर अफेक्टेड। सीधा सा इसका तो आंसर है ये कि 2019 में आइडेंटिफाई हुआ था वुहान में, चाइना के, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया COVID-19। नेक्स्ट वन, टॉयलेट ट्रेनिंग इज गिवन ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ लाइफ। टॉयलेट ट्रेनिंग किस एज से दी जाती है बच्चों को, इन्फेंसी पीरियड से, टोडलर, प्री स्कूलर या फिर न्यूबॉर्न से। कब से टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी जाती है, तो ये होती है जनरली टोडलर पीरियड में, जब बच्चे की उम्र 1 से 3 साल के बीच में हो, इसी दौरान बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट। A patient present with vulval itching, sore vagina and profuse white curdy discharge with erythema and redness at the introitus. The likely diagnosis is, क्वेश्चन ध्यान से देखें, वल्वा में ईचिंग हो रही है, वेजाइना और वल्वा के यहाँ पर सोरनेस है, वाइट और कर्डी डिस्चार्ज भी हो रहा है, वाइट और कर्डी डिस्चार्ज हो रहा है, इरिथमा भी है मतलब कि रेडनेस भी है साथ में इंट्रोइटस में। तो यहाँ पर एक क्या डायग्नोस हो सकता है, बैक्टीरियल डायग्नोसिस, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस या फिर कैंडिडा। तो यहाँ पर जितने भी जो साइन बताए गए हैं सभी फंगल इन्फेक्शन के, और वो हो सकता है कैंडिडियासिस। क्या है, कैंडिडियासिस, स्पेशली वाइट कर्डी डिस्चार्ज देखने को मिलता है फंगल में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D और कैंडिडियासिस। नेक्स्ट वन, विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा ग्लैंड कौन सी है, ओवरी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या फिर थायराइड। तो मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा क्या है यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, मास्टर ग्लैंड भी ये कहलाती है, या फिर मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। क्या है, मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा ग्लैंड है जो, वो भी क्या कहलाएगी, पिट्यूटरी। क्योंकि इसको एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी, क्योंकि दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम भी करती है। ग्लैंड को नहीं, उनसे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी करती है, इसलिए। नेक्स्ट वन, द अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीसेप्टिक दैट इज यूज्ड एज फर्स्ट लाइन एंटी-TB ड्रग इज। तो कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइटिक एंटीसेप्टिक ड्रग है जो कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी है इनमें से, टोब्रामाइसिन, अमेकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर कैनामाइसिन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन की बात करें
तो इनमें से तो ओनली एक ही है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये एक अमीनोग्लाइकोसाइड एक ड्रग है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जो IM रूट से दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नर्स इज लीडिंग आर डिस्कशन इन अ सीनियर सिटीजन डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिसीज फॉर वुमेन वर्सेस मैन। व्हाट शुड द नर्स रिस्पॉन्ड व्हेन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर। तो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में बात की जा रही है। ओल्ड एज सीनियर सिटीजन में कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ डेवलप होने के लिए बात की जा रही है वुमेन वर्सेस मैन के बीच में। तो आप यहाँ पर कौन सा रिस्क फैक्टर उनको बताएंगे कि किसको होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? ओबेसिटी में, डायबिटीज़ में, एलिवेटेड CRP लेवल, या फिर हाई लेवल ऑफ HDLC। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस होंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के डायबिटीज़ वालों में। आपने देखा होगा कि जिनको शुगर है तो उनको कभी ना कभी BP की समस्या भी बन सकती है। जब दोनों फ्लक्चुएट होते हैं तो मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, यहाँ पर जो एक प्रायोरिटी वाइज्ड पूछा है, ओबेसिटी वालों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर डायबिटीज़ जब ऑप्शन में तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इन बाइपोलर डिसऑर्डर अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड अल्टरनेट्स विथ पीरियड्स ऑफ। तो बाइपोलर में क्या होते हैं? दो प्रॉब्लम एक साथ होंगी, एक तो डिप्रेशन और एक मैनिया। तो यहाँ पर जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है किसके साथ होगा? हाइपर वेंटिलेशन के, हाइपोमेनिया, हाइपोथर्मिया, फिर हाइपोक्सिया के साथ में होगा, हाइपोमेनिया के साथ में। किसके? हाइपोमेनिया के साथ में। नेक्स्ट वन, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज इज स्टडीड विथ। तो नेचुरल हिस्ट्री है किसी भी डिसीज़ की कैसे चेक की जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, ट्रायल्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये चेक की जाएगी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के साथ। किसके साथ? लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के साथ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, वो रहा फुट ड्रॉप। पैर नीचे की तरफ झुका झुका सा रहेगा, तो ये किस नर्व के डैमेज होने के कारण होगा? फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ फॉलोइंग नर्व, टिबियल, फीमोरल, डीप पेरोनियल, या लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। फुट ड्रॉप में पैर नीचे की तरफ रहेगा, एडी आपकी ऊपर की तरफ उठी हुई रहेगी, पेन होगा, तो ये होता है डीप पेरोनियल नर्व के डैमेज होने के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, एज अ नर्स टू एजुकेट एन इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड टू इन्फेंट यू हैव टू एजुकेट पेरेंट्स ड्यूरिंग विच मंथ। यहाँ पे आपको बच्चे के लिए, यदि इन्फेंट के लिए सॉलिड फूड स्टार्ट करना है तो कौन सी एज आप पेरेंट्स को बताएंगे कि इसमें कर सकते हैं? 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, या फिर 1 ईयर। तो बेस्ट टाइम तो यहाँ पे हमेशा 6 मंथ होता है, और इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या फिर वीयनिंग। क्या कहेंगे आप इसको? वीयनिंग भी। तो यदि वीयनिंग की बात करें हम तो हमेशा कितना? 6 मंथ। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ पेशेंट आर नोन एज। यदि मरीज की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो क्या है? लीजन, सिम्टम्स, साइन, या फिर सिक्वेंस। तो यहाँ पर ना तो लीजन्स है ना सिक्वेंस है, इन दो में से आपको बताना है। सिम्टम है कि साइन है? क्या है? सिम्टम्स। जो भी चीज़ है वो बता रहा है अपने बारे में, क्या है यहाँ पर? सिम्टम्स। नेक्स्ट वन, जेट ट्रैक टेक्निक इज़ यूज्ड इन। तो सबको पता है जेट ट्रैक टेक्निक IM इंजेक्शन लगाने के लिए की जाती है, ताकि जो भी इरिटेशनल मेडिकेशन हो उनको इंजेक्ट करने में टिश्यूज़ में या फिर अदर सेल्स में इरिटेशन ना हो, इसलिए जेट ट्रैक मेथड अपनाई जाती है। जो भी लिक्विडी फॉर्म वाली ड्रग्स हों, या फिर कोलॉइड फॉर्म में हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा गाढ़े फॉर्म में हो, तो उनको IM रूट के थ्रू कहाँ पर लगाया जाएगा? इंट्रामस्कुलर और मसल्स में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट वन, A patient with myasthenia gravis experience dysphagia, मतलब difficulty in swallowing. What is the priority risk associated with dysphagia that must be considered when planning nursing care? तो यदि मरीज को क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन हुई, डिस्फेजिया भी हुआ है, तो यहाँ पर आपकी जो प्रायोरिटी होगी नर्सिंग केयर प्लान में वो क्या होगी? एस्पिरेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, या फिर इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे हो सकता है एस्पिरेशन। निगलने में जब दिक्कत होती है, स्वेलिंग प्रॉब्लम होगी, तो कुछ भी जो खा रहे हैं वो एस्पिरेट होने का रिस्क भी रह सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एस्पिरेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कॉमनली अफेक्टिंग ओल्डर एडल्ट्स एक्सेप्ट।
तो बूढ़े लोगों में आफ्टर 60 ईयर के बाद है जो कौन सी प्रॉब्लम अफेक्ट करेंगी किसी एक को छोड़कर? सब्सटेंस एब्यूज़, एक्यूट एंड क्रॉनिक इलनेस, कम्युनिकेबल डिसीज़ या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कम्युनिकेबल डिसीज़। जो एडल्ट में कॉमन अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम, एक तो सब्सटेंस एब्यूज़ हो सकता है, एक्यूट और लंबे टाइम तक की बीमारी भी हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेबल डिसीज़ होने का रिस्क कम रहेगा। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल इज, तो यहाँ पर सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती है प्लेटलेट्स। कौन सी? प्लेटलेट्स। आंसर आपका क्या होगा? प्लेटलेट्स। और थ्रोम्बोसाइट्स भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, द डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द मेंटल एंड कॉग्निटिव फंक्शन इन ओल्डर पर्सन इज कॉल्ड। तो कौन सी डिसऑर्डर में जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है वो, और साथ ही मेंटल जो आपकी क्षमता है वो अफेक्ट हो सकती है? इंसोम्निया, ये तो आपकी डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग हो गई। पेरोनिया मतलब शकीले टाइप के हो गए आप। ये होगी आपकी क्या? डिमेंशिया। क्या होगी? डिमेंशिया। ओल्डर पर्सन में पूछा है और साथ में, तो ये क्या होगा? डिमेंशिया। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इमल्सीफाई एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। तो इमल्सीफायर इनमें से नेचुरल कौन सा है? एग योक, जेलेटिन, वूल फैट या फिर स्टार्च। तो नेचुरल इमल्सीफायर क्या है? तो नेचुरल इमल्सीफायर है यहाँ पर क्या है? वो है आपका स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च। फूड एडिटिव्स हैं जो कि आप दो सब्सटेंस को मिलाने में और जनरली सेपरेट करने में दोनों तरीके से हेल्प करते हैं। सेपरेट भी करते हैं, मिलाते भी हैं। तो यहाँ पर जो इमल्सीफायर है वो नेचुरल कौन सा होगा? वो होगा स्टार्च, या फिर किसी भी तरीके का ऑयल भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वेजिटेबल सोर्स है होगा स्टार्च, जैसे पोटैटो में होता है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द टर्म यूज्ड फॉर एन इन्फेक्शन दैट अकर्स ओवर लार्ज एरिया सच एज एंटायर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। तो ये तो सीधा सा है क्या है? पेंडेमिक। यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा लार्ज एरिया में या फिर पूरे देश में हो जाए, एंटायर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में, तो वो क्या कहलाएगा? पेंडेमिक। नेक्स्ट इज अ मदर विथ द डायग्नोसिस ऑफ एड्स स्टेट दैट सी हैज़ बीन caring for her baby even though she has not been feeling well. What important information should the nurse determine? यदि एड्स वाली माँ है, माँ को एड्स डायग्नोस हुआ है, वो कहती है मैं अपने बच्चे की केयर करती हूँ इवन जब वो अच्छा फील नहीं भी करती, और एक कॉमन सी बात है। लेकिन यहाँ पर एज अ नर्स आप उसको क्या कहेंगे? इफ़ सी हैज़ किस्ड द बेबी, इफ़ द बेबी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, व्हेन द बेबी लास्ट रिसीव्ड एंटीबायोटिक्स, हाउ लॉन्ग सी हैज़ बीन केयरिंग फॉर द बेबी। तो यहाँ पर आपको कहना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पूछना है कि क्या आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड भी करता है। यदि करता है तो माँ के लिए निवेरापाइन ड्रग है जो स्टार्ट की जाएगी। यदि इनकेस ब्रेस्ट में किसी भी तरीके से सोरनेस रही या लैक्टेशन रहा, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू चांसेस तो कम होते हैं, बट फिर भी बच्चे को होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए आप क्या कहेंगे? इफ़ द बेबी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है यदि बच्चा, ये आपको पहले पूछना है। यदि करता है तो माँ को निवेरापाइन ड्रग पे ART ट्रीटमेंट के साथ अपने बच्चे को वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है। नेक्स्ट वन, 1 टीस्पून ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू, तो 1 टीस्पून होता है कितने के बराबर? 5 ml के। कितना? 5 ml के इक्वल। नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर गलत कौन सा है? नाइटिंगेल वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट, सी वॉलंटियर ड्यूरिंग द क्राइमेनियन वॉर, सी डेवलप्ड स्कूल फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ इमरजेंसी, सी स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर नर्सेस इन लंदन। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है वो यही है कि इमरजेंसीज में उन्होंने अलग अलग ब्रांचें नहीं खोली, लेकिन उन्होंने नर्सिंग स्कूल की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई थी लंदन से। और यहाँ पर जो वॉर के टाइम पर एज अ वॉलंटियर भी उन्होंने काम किया है, और वो पहली नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट भी रही हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, स्पेस इज डिफाइंड एज पर कार्मेल लाइन एट एन एल्टीट्यूड अबव। तो यहाँ पर जो कार्मेल लाइन है, पर कार्मेल लाइन एल्टीट्यूड कितने के बराबर होगा? 100 किलोमीटर के। कितने के? 100 किलोमीटर के। नेक्स्ट वन, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, तो वो थियामिन एस्कॉर्बिक एसिड, तो सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है? वो है थियामिन।
नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमिडिफाई द एयर, कूल्स द एयर, वार्म्स अप द एयर, फिर एक्सचेंज द गैसेस। सब कुछ होगा लेकिन कूल डाउन एयर को करने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं है। वार्म्स करता है एयर को, एक्सचेंज करेगा, ह्यूमिडिफिकेशन करेगा, कूलिंग द एयर ये काम नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया। तो ये फिर से आ गया आपको, और यहाँ पर वो आपका वही होगा कि बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ना इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया का साइन नहीं है। इस पेपर में मे बी 4 क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, 4 क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुए हैं। यदि